गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द आईआईटी प्रेप लाइव क्लास। बच्चों 11:06, रात्रि के 11:06 हो चुके हैं। कुत्तों के डर से हमें क्लास रात को लगानी पड़ती है। बहुत भौंकते रहते हैं, दिन भर हल्ला करते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट today's class. So today we are going to study about geometrical interpretation of cross product. हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा बच्चों। अब उस क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है आज हमें देखना है, और इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जेईई मेंस में रिसेंट ईयर काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है, स्पेशली एरियाज को लेकर। देखो बच्चों, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर दो वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए ले लिया और यहाँ पर वेक्टर बी ले लिया, और इनको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मान लो ये आपके पास एक वेक्टर है, इसको मैंने वेक्टर ए कहा, और यहां पर मैंने इसको मैंने क्या किया, वेक्टर बी कहा, राइट। दिस इज योर वेक्टर बी, और ये रहा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान के चलो ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सपोज करो बच्चों क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, राइट। इसको मान लेते हैं पॉइंट P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर OP है वो वेक्टर A के बराबर है, जो वेक्टर OR है वो बच्चों यहाँ पर क्या है, वेक्टर B के बराबर है, ठीक है। हमें इस पैरेललोग्राम के एरिया को निकालना है। हमें यहाँ पे बताना है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। यही इसका ज्योमेट्रिकल मतलब है। हम लिखेंगे, बट पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसी का पहले प्रूव करेंगे और इसके बाद इसको नोट करेंगे, ठीक है। बच्चों देखो, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, OPQR एक पैरेललोग्राम बना। आप ये कह सकते हो कि OPQR जो पैरेललोग्राम है उसके एडजेसेंट साइड्स वेक्टर A एंड वेक्टर B है, राइट हियर। Vector A and vector B are the adjacent sides of the parallelogram OPQR। नाउ बच्चों हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता हूं। देखो, इसको ज्वाइन कर दो, RP को ज्वाइन कर दो। तो क्या आप ये कह सकते हो कि जो पैरेललोग्राम OPQR का एरिया है वो ट्रायंगल OPR के एरिया का दुगना है। बच्चों क्या ये बात कही जा सकती है? बच्चों क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR इक्वल टू 2 times एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR? दैट्स वी कैन सी, ओके। ये हम कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम का एरिया OPQR बना वो ट्रायंगल OPR के दुगना है। क्योंकि देखो आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। तो जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। तो इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकाल के मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पैरेललोग्राम का एरिया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होता है हमें, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि OPR का एरिया निकालना है, ट्रायंगल OPR का एरिया निकालना है। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे काम करो कि मान लो ये ट्रायंगल OPR है, इसका बेस को आपने OP ले लिया। OP बेस है जो कि वेक्टर A के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ है। आपको हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए क्या करें कि वेक्टर R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे। यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका परपेंडिकुलर है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल थीटा है। इसको मैंने क्या किया, RL मान लिया। सो इन ट्रायंगल ORL बच्चों क्या ये लिखा जा सकता है, साइन थीटा। इन ट्रायंगल ORL क्या हम साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो RL अपॉन OR लिख सकते हैं। तो क्या बच्चों यहां से RL इक्वल टू OR साइन थीटा लिखा जा सकता है? Am I correct? All of you keep confirming. तो RL इक्वल टू क्या निकला, OR साइन थीटा। क्या ये OR वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है बच्चों? बोला था ना
कि इसी वेक्टर ओ आर को मैंने वेक्टर बी लिखा है, तो क्या मैं इस ओ आर को वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा लिख सकता हूं? ये आपका हो गया बच्चों आर एल। अब आइए नाउ एरिया ऑफ, यदि मैं आपसे ये पूछूं यहां पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर बताओ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर आप क्या बताओगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कहाँ है बेस, कहाँ है हाइट? तो इस ट्रायंगल ओपीआर में ओपी काम करेगा बेस का बच्चों और आरएल काम करेगा हाइट का। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि ओपी इंटू आरएल। देखो यहां पर जो लिखा गया ये क्रॉस नहीं है, ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन है। आप इसको सिंपली एज ए प्रोडक्ट में लिखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ 1/2 बेस ओपी चाहिए, तो क्या ये ओपी बच्चों वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कहलाएगा? कह सकते हो ना कि ओपी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। सो ओपी कैन बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आरएल। लुक हियर, आरएल कैन बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये रहा बच्चों आपका साइन थीटा। सो कैन वी राइट हियर दिस इंप्लाई modulus of vector A modulus of vector B into sin theta equal to 2 times area of triangle OPR। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OPR का जो दुगना होता है बच्चों, यही तो आपका पैरेललोग्राम का एरिया होता है। यहां पर आप ये लिख सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR, OPQR। तो हमने क्या प्रूव किया कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा जो होता है बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR होता है। और ये थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। नाउ आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और ये एन कैप। आप इसको रिप्लेस कर दो, तो इसको रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR, और ये रहा आपका एन कैप। दिस इज योर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPQR। इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में लिखना चाहता हूं, देखिए this imply vector A cross vector B equal to area of a parallelogram, area of a parallelogram whose adjacent sides are vector A and vector B into n cap। तो बच्चों देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी होते हैं बच्चों, जिसके एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी होते हैं। ये पैरेललोग्राम है, तो यहां पर ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इनके एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक बात और, यहां ये एन कैप लिखा है, तो एक्चुअली में देखो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप लोगों ने कई बार फिजिक्स में इस चीज को पढ़ा होगा, स्पेशली गॉस थ्योरम में इस चीज का यूज होता है। जो एरिया होता है ना बच्चों, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है उस प्लेन फिगर के परपेंडिकुलर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मेरा पाम जो है वो एक प्लेन फिगर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका एरिया का डायरेक्शन होगा। The direction of area is always perpendicular to the plane figure। ये कहा भी रहा है देखो A cross B, so area of parallelogram whose adjacent sides are vector A and vector B, और यहाँ पर n कैप भी लगा है। ये n कैप क्यों लगा है, ये n कैप बच्चों एरिया के डायरेक्शन को बताने के लिए है। सो देखो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एरिया का डायरेक्शन जो होगा इस प्लेन फिगर के परपेंडिकुलर, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसमें ऐसा कोई नहीं है। बस आपको ये रखना है कि प्लेन फिगर के परपेंडिकुलर। आप इसको इधर भी ले सकते हो, ठीक है।
सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये आपका एरिया का डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम उसको ऊपर भी ले सकते हैं बच्चों और नीचे भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं ऊपर के नीचे, बस आपको ध्यान रखना है कि प्लेन फिगर के परपेंडिकुलर रखना है। तो यहां पर अब ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are vector A and vector B. So right here, vector A cross vector B represents vector A cross vector B represents vector area, डायरेक्शन के साथ है ना, तो वेक्टर एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हुआ आपका ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां से हम लोग कई सारी और इंपॉर्टेंट बातें को देखेंगे। नाउ अब मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। बच्चों देखो, ये जो आपने एरिया लिखा ना वेक्टर फॉर्म में लिखा, इसका मैग्नीट्यूड, तो यहां पर क्या करो, मॉड ले लो, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सर यूट्यूब पे थोड़ा फेस लैग है, कोई बात नहीं, आवाज तो क्लियर है ना बच्चों, तो आप लोग क्या करो, उसको देख लो, मैं एडिटेड फॉर्म में उसको बाद में डाल दूंगा। यदि आवाज क्लैरिटी आ रही है तो वीडियो थोड़ा लैग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको बाद में अपलोड कर दूंगा, बच्चों का नुकसान ना हो। कुछ बच्चे होते हैं जो लाइव ही अटेंड करते हैं, तो उनका नुकसान ना हो, इसलिए मैं लाइव यहाँ पर ले रहा हूं, ठीक है। ऑडियो परफेक्ट है ना बच्चों? ऑडियो में तो कोई लैग नहीं है, वीडियो में थोड़ा सा लैग है, तो उसमें चल लेना। पहले तो हम लोग बिना वीडियो के क्लास लगाते थे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इससे पहले कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लूं, कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। तो बच्चों, क्या आप लोगों को ये क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली मतलब समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स वेक्टर एरिया पैरेललोग्राम whose adjacent sides are vector A and vector B. Now, अब यहां पर आप क्या करें, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही रहेगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहां पर आप मॉडुलस लगा दें, क्योंकि यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। यदि हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए तो हम लिखेंगे कि वेक्टर एरिया, लेकिन यदि हमने वेक्टर एरिया नहीं लिखा है ना, इसका मतलब मैंने मैग्नीट्यूड की बात करी है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस। नाउ दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are vector A and vector B. एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are vector and vector B. बच्चों देखो, हमें क्या करना है कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके साइड्स क्या होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी होते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखो, मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, तो इसका ये साइड हो गया बच्चों वेक्टर ए, और ये साइड हो गया वेक्टर बी, और पूछा गया कोई भी हो सकता है, या तो ये लो या ये लो, या फिर ये लो या ये लो, कोई भी ट्रायंगल का कोई भी दो साइड हमेशा एडजेसेंट ही होते हैं। ट्रायंगल के कोई भी दो साइड हमेशा क्या होते हैं बच्चों, एडजेसेंट ही होते हैं। तो ट्रायंगल का कोई भी दो साइड वेक्टर वेक्टर भी है, तो इसका एरिया हाफ ऑफ मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो, प्रूफ करने की उसका आवश्यकता है क्या है, प्रूफ तो हम कर चुके हैं। देखो यहाँ पर यही था ना बच्चों कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो क्या आप ये कह सकते हो यहां से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का आधा होगा? बच्चों कह सकते हैं ना। तो यहां देखो, ये आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला, इसका आधा कर दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चला आया। तो इसमें कोई अलग से प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहीं पर मान लो ये ट्रायंगल है, यहाँ पर आप क्या करते, एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर लेते, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाता, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसका आधा हो जाता ट्रायंगल के एरिया। दैट्स इट। इज दैट ओके? बच्चे रिप्लाई करते रहे कमेंट बॉक्स में और बोलते रहे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो क्या है, एरिया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज area of a triangle position vector of vertices, position vector of whose vertices are a, सपोज करो वेक्टर a लिखा है बच्चों, फिर ये b वेक्टर b एंड c वेक्टर c, इस तरह का सिचुएशन आपके पास है। इज पहले आप लिख लो ऐसे, इक्वल टू 1/2 मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। ये फॉर्मूला है और ये कोई बहुत ही मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, इसका सिंपल सा डेरिवेशन है, एक लाइन में आ जाएगा। देखो आपके पास एक ट्रायंगल है तो उसके 3 वर्टाइसेस होंगे बच्चों। सो नाउ सपोज दिस वर्टेक्स A, दिस वर्टेक्स B, दिस वर्टेक्स C। वर्टेक्स A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A लिएगा, वर्टेक्स B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B ले लिया गया और वर्टेक्स C का पोजीशन वेक्टर बच्चों वेक्टर C ले लिया गया। ये ट्रायंगल था ABC। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर ट्रायंगल के साइड को वेक्टर माना गया। तो क्वेश्चंस कई तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि ट्रायंगल के साइड को वेक्टर दे देगा, कहीं कहीं क्या होता है कि ट्रायंगल के वर्टाइसेज को वेक्टर फॉर्म में लिखा रहता है। यदि ट्रायंगल के वर्टाइसेज को वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो वो पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टाइसेज लिखा रहता है। यहां से क्या करना होगा आपको, वेक्टर ए भी निकालना होगा। देखो यदि यहां पर आपको एरिया निकालना है तो एरिया क्या हो गया, 1/2 मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। तो एक को आप क्या करो वेक्टर ए बी कह दो, तो एक साइड क्या हो गया बच्चों यहाँ पर वेक्टर ए बी और दूसरे साइड को वेक्टर ए सी कह लो। यहां पर हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए सी। हमने काम बिल्कुल यही किया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही किया, लेकिन चूंकि इस सिचुएशन में ट्रायंगल के साइड को वेक्टर फॉर्म में लिखा गया था, यहां पर ट्रायंगल के वर्टाइसेज को वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। बट एरिया का डेफिनेशन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। एक साइड हो गया आपका वेक्टर ए बी, दूसरा साइड वेक्टर ए सी। अब वेक्टर ए बी कैसे लिखोगे बच्चों, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वेक्टर ए सी कैसे लिखोगे, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए करके यहां पे यूज करो 1/2 मॉडुलस वेक्टर ए बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए हो गया। नाउ 1/2, अब यहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट लो तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी करोगे, फिर वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आ जाएगा, फिर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी और ये माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। नाउ लुक हियर 1/2। बच्चों देखो यहां पर जो ये माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है इसको घुमा के लिख दो, तो क्या बताया था प्रॉपर्टी याद करो आप लोग, बताया था ना कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। इसको यूज कर लो, तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को बच्चों आप ए क्रॉस बी कर दो। नाउ बी क्रॉस सी को ज्यों का त्यों लिखो और ये जो माइनस ऑफ ए क्रॉस सी है आप इसको वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए कर दो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 हो जाएगा, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 0 हो जाता है क्योंकि एंगल 0 डिग्री बनता है ना। इज दैट क्लियर? ये था उस ट्रायंगल का एरिया का एक्सप्रेशन जिसके वर्टाइसेज वेक्टर ए वेक्टर वेक्टर सी है। अब क्या
ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी याद रखना भी काफी आसान है। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट नोट, नाउ राइट डाउन हियर 3 points vector A, vector B and vector C are collinear if vector A cross vector B plus vector B cross vector C plus vector C cross vector A equal to 0 हो जाए। देखो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाता है। तो ट्रायंगल का एरिया आपने ये निकाला, इसको 0 कर दो, तो इसको 0 करने का मतलब ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए को 0 करना। तो ये चीजें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगी, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इज दैट ओके? यहां पर अब तक 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। नाउ चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, area of a parallelogram, area of a parallelogram whose diagonals are say वेक्टर d1 एंड वेक्टर d2। देखो बच्चों, अब तक जो हमने एरिया निकाला वो साइड के फॉर्म में लिखा, पैरेललोग्राम था उसका 2 साइड दिया हुआ था, लेकिन अब की बार जो एरिया हमें लिखना है वो डायगोनल के टर्म में लिखना है। तो देखो जैसे ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया, इस तरह से मैंने एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन किया, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। अब प्रॉब्लम में कभी कभी क्या होता है बच्चों कि साइड को ना देकर डायगोनल को दिया रहेगा, तो ये आपका हो गया डायगोनल। सो यहां पर आपका हो गया बच्चों डायगोनल, ये 2 डायगोनल आपके पास है, तो इन दोनों डायगोनल को दिया हुआ है, मान लो O है, ये P है, ये Q है और ये R है। सपोज करो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन S हो गया। बच्चों यहां पर डायगोनल को रिप्रेजेंट किया गया है, तो मान लो इस वाले डायगोनल को लिखा गया है वेक्टर d1 और इस वाले को लिखा गया है वेक्टर d2। वेक्टर d1 ये पूरा का पूरा, वेक्टर d2 ये पूरा का पूरा, मतलब ये पूरा जो वेक्टर OQ है ना वही वेक्टर d1 है, और जो वेक्टर PR है वो आपका पूरा वेक्टर d2 है। हमें यहां पर इस पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करना है डायगोनल्स के लेंथ के फॉर्म में। काफी सिंपल है। देखो क्या आप ये कह सकते हो बच्चों कि ये जो पैरेललोग्राम है वो 4 ट्रायंगल में डिवाइडेड हो गया, दिख रहा है ना? डायगोनल्स को ड्रॉ करने से ये पैरेललोग्राम 4 तरह के ट्रायंगल में डिवाइड हो चुका है, और ये चारों ट्रायंगल इक्वल एरिया के होते हैं बच्चों। देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो SPR, SRO, SOP, SPQ, ये 4 ट्रायंगल आपके पास। मैंने पूछा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR में इंटरेस्टेड हूं मैं, तो क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR को ऐसे लिख सकता हूं? देखो तो बच्चों, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स, तो एक साइड को मैंने वेक्टर SQ माना और दूसरे साइड को बच्चों मैंने वेक्टर SR माना, तो ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR इक्वल टू हाफ ऑफ वेक्टर SQ क्रॉस वेक्टर SR। अब वेक्टर SQ बच्चों देखो तो क्या वेक्टर SQ वेक्टर OP का हाफ है? यस और नो? यस। तो यहां पर क्या आप ऐसे कर सकते हो, जो वेक्टर SQ है बच्चों वो वेक्टर OQ का आधा है, मतलब इस डायगोनल का हाफ है, तो वेक्टर d1/2 कर दो क्रॉस जो वेक्टर SR दिख रहा है आपको, SR क्या है? वेक्टर PR का हाफ है, और वेक्टर PR क्या है? वेक्टर d2 है, तो यहां पर आप इसको वेक्टर d2/2 कर दो। तो अब 1/8, 2 into 2 into 2, 1/8 मॉडुलस ऑफ वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल SQR, लेकिन क्या मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल एरिया का 4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल एस क्यू आर। तो ये आपका हो गया एस क्यू आर, सो 4 टाइम्स ये 1/8 मॉडुलस ऑफ वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2, तो 1/2 वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार पैरेललोग्राम का साइड दिया रहता है और कई बार पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया रहता है। यदि आपके साइड दिया हुआ है तो सिंपली मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और यदि आपके पास डायगोनल दिया हुआ है तो हाफ ऑफ वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। इज दैट ओके? टिल नाउ एनी डाउट सो फार एवरीबॉडी? चलो अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री थी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम जो कि स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है। नाउ राइट हियर पॉइंट नंबर 5, द एरिया ऑफ अ प्लेन क्वाड्रिलेटरल, द एरिया ऑफ अ प्लेन क्वाड्रिलेटरल, किसी भी तरह का प्लेन क्वाड्रिलेटरल हो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, area of a plane quadrilateral ABCD is equal to simply 1/2 cross product of diagonals vector AC। सर D1 A plus B और D2 A minus B करे और A और B को D1 D2 के टर्म में निकाल कर A क्रॉस B करे, तब भी आप बिल्कुल आ सकता है, तब भी आ जाएगा। आप A क्रॉस B B क्रॉस A करके देखो तब भी आ जाएगा। बच्चों ये वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर BD होता है। एरिया ऑफ एनी प्लेन क्वाड्रिलेटरल ABCD, चाहे वो पैरेललोग्राम हो या ना हो, वो क्वाड्रिलेटरल है, प्लेन क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका एरिया 1/2 प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। देखो कैसे, मान लो ये आपके पास बच्चों क्वाड्रिलेटरल है, एक इस तरीका का है, एक इस तरीका का है, तो ये एक कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बच्चों लिया गया। मान लो ये ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ठीक है। तो और इनके डायगोनल्स, तो एक वेक्टर AC और यहाँ पर एक यहाँ पर वेक्टर BD, ये इसके दो डायगोनल्स, ठीक है। अब मैं पूछूं कि मुझे इस प्लेन क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखना है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो? एरिया, एरिया मतलब इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल के एरिया। तो क्या आप ये कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। बच्चों क्या ऐसा कहा जा सकता है? देखो ABC प्लस ADC का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, तो एक साइड को वेक्टर AB मान लिया, दूसरे को मैंने AC मान लिया, तो क्या मैं वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC कहूंगा प्लस, अब मैं लिखना चाहता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो वेक्टर AC तो है ही, इसको मान लिया मैंने वेक्टर AD, तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड, तो वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD, सो 1/2। देखो यहां पर कोई क्रॉस नहीं, क्रॉस हमेशा दो वेक्टर के बीच लगता है बच्चों, तो यहां पर आप लिखोगे वेक्टर AC क्रॉस, और ये हो गया आपका वेक्टर AD। यहां पर एक काम करो, AB क्रॉस AC है ना, इसको उल्टा करो तो माइनस, ये आपका वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AB हो गया बच्चों। दिस बिकम्स 1/2 वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD। अब यहां से क्या करो, हाफ वेक्टर AC कॉमन ले लो, तो हाफ वेक्टर AC कॉमन लोगे तो बचेगा वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB, और यहां पर क्रॉस भी होगा। देखो हाफ वेक्टर AC कॉमन लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नथिंग एल्स। ये तब भी होगा अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ना हो, तब भी होगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एरिया ऑफ प्लेन क्वाड्रिलेटरल, तो कुछ भी हो, पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम है तो ठीक है, ऑलरेडी प्रूव है ही, पैरेललोग्राम नहीं है तब भी ये होता है, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स। लिखा है ना एरिया ऑफ अ प्लेन क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल तो बच्चों कैसा भी हो सकता है ना। तो फिर कनकेव वाले क्वाड्रिलेटरल में
यहां पर कोई कनकेव और कन्वेक्स नहीं है, यहां पर जैसा भी कोलेट्रल हो सब में रूल लागू होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल वेक्टर्स उसका हाफ। नाउ हम यहां तक पहुंच गए 1/2 वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD माइनस वेक्टर वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB। बच्चों अब ये वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो यहां पर आप समझने का प्रयास करो, वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB करना है बच्चों, तो क्या करेंगे? AB का उल्टा ये कर दिया, ये हो गया आपका माइनस वेक्टर AB, ये हो गया आपका माइनस वेक्टर AB। तो देखो वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB, तो क्या ये कहलाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स? याद करो हम लोग बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर कैसे निकालते थे? किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन को उल्टा करके। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये वेक्टर बताया था आप लोगों को पहले भी, देखो ये जो है ना ये वेक्टर BD, ये वेक्टर BD क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB, ये रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर को, और ये वेक्टर पैरेलल है। यहां पर आप एक पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन कर सकते हो। तो एक्चुअली में ये जो वेक्टर है ना, यह सिंपल सी बात है ना, छोड़ो रुको रुको, इतना कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं, वेट। ये तो आपको ऐसे दिख रहा है ना, क्या है ये? 1/2 वेक्टर AC। याद करो वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर BD रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल सी बात है कि वेक्टर BD को रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर OP माइनस वेक्टर OQ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? वेक्टर PQ को रिप्रेजेंट करता है ना, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OQ। तो वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर AD माइनस वेक्टर B, एक को हटा दो तो वेक्टर DB को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर DB, यहां पर मैंने क्या लिखा है? वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर DB मॉड लगा दिया है। तो वेक्टर BD लिखो या वेक्टर DB, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो इसको आप क्या करो, वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB, जस्ट इमेजिन योर कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। यदि आपको वेक्टर PQ लिख रहा है तब कैसे लिखते हो? यदि आपको बच्चों वेक्टर PQ लिख रहा है तब कैसे लिखते हो बताओ? If I want to write vector PQ, how do you write? Actually, वेक्टर OP माइनस वेक्टर OQ, यहां पर हम क्या लिखते हैं? वेक्टर QP लिखते हैं बच्चों ना, वेक्टर QP। हाँ, फाइनल माइनस P क्या होता है? फाइनल होता है, और Q क्या होता है? इनिशियल होता है। जस्ट वेट, देखो ये Q है और ये P है, और हमको लिखना है वेक्टर QP। वेक्टर QP लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर OP माइनस वेक्टर OQ, राइट। अब यहां पर आप यूं समझो, वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB है, तो D क्या है? फाइनल पोजीशन। B क्या है? इनिशियल पोजीशन। तो कैसे लिखोगे? वेक्टर BD लिखोगे ना। B क्या होता है? इनिशियल पोजीशन, और D क्या होता है? फाइनल, तो वेक्टर BD लिखा जाएगा, दैट्स इट। तो वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर BD, अब ये कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, रिजल्ट आपका यही रहने वाला है, 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल वेक्टर्स, दैट्स इट। इज दैट ओके? पहले बच्चे बताओ कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB को मैंने क्या लिखा? वेक्टर BD। ये सिंपल सा लॉजिक है। यदि आपको वेक्टर QP को लिखना है तो P होता है फाइनल, Q होता है इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। अब वेक्टर AD माइनस वेक्टर AB है, तो D ये फाइनल और B क्या है? इनिशियल, तो यहां पर क्या बन जाएगा? वेक्टर BD बन जाएगा। क्या डाउट है बताओ जल्दी से? Am I okay everybody? Is that clear to all of you? सर जो A शेप का होता है
उसमें तो सिर्फ एक ही डायगोनल बनता है, ए शेप का। किस शेप का? इस शेप का। ये है ए, बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो क्वाड्रेटरल का मतलब क्या होता है? उसके 4 वर्टेक्स होना चाहिए। यहाँ पे तो 5 वर्टेक्स है। ये कौन सा क्वाड्रेटरल है? ये तो पहली बार देख रहा हूं मैं क्वाड्रेटरल ऐसा। ये कौन सा क्वाड्रेटरल है जी? ये क्वाड्रेटरल, ये पक्का, ये ट्रायंगल है। तुम लोग कैसा कैसा क्वाड्रेटरल दिखा रहे हो मेरे को, ठीक है? छोड़ो, कंफ्यूज मत करो अपने आप को, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है? और आपको क्वाड्रेटरल ऐसा ही मिलने वाला है। It's okay. I will discuss about all the things later in the live class. You have to concentrate here one. The area of a plane collateral ABCD, ये किसी भी तरह कोलेट्रल हो सकता है। We are taking those collateral जिसके 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है? इसमें कुछ दिस दैट हो सकता है, बट दिस दैट को हम बाद में देखेंगे। Now coming to question part, everybody. Okay, I got it. Not an issue. Now write few questions. The area of a parallelogram. The area of a parallelogram. The area of parallelogram whose adjacent sides are determined by I cap minus j cap plus 3k cap, I cap minus j cap plus 3k cap and 2i cap minus 7j cap plus k cap। देखो यहां पर ऑप्शंस भी है। ऑप्शन ए है बच्चों 15, बी है 30, सी है 15√2 और डी है यहाँ पर 15/√2। तो आप लोगों को इस लेवल पे मेंस में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और इस टॉपिक से क्वेश्चन जो होते हैं मेंस में अक्सर आया करते हैं। एडवांस में इस एरिया वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट वो पैसेज में आते हैं। जैसे एक पैसेज रहेगा, उस पैसेज में 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी पैसेज में एक क्वेश्चन एरिया फाइंड करने का हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है, ठीक है? एरिया पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो कुछ नहीं करना आपको। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ये 2i कैप माइनस 7j कैप और ये रहा प्लस k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो आप डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला से। तो क्या होता है देखो, i j k 1 माइनस 1 3, ये रहेगा 2 माइनस 7 और 1, ये हुआ डिटर्मिनेंट। और उसका मॉड भी लेना है, तो 2 वर्टिकल लाइन को बाहर रखो। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 2 पेयर यूज हुए हैं। ये वाला पेयर डिटर्मिनेंट के लिए, ये वाला पेयर बच्चों मॉडुलस के लिए। नाउ एक्सपैंड इट। सो एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका आई कैप, फर्स्ट रो गॉन, फर्स्ट कॉलम गॉन, -1 प्लस 20 -1 प्लस 21, ये रहा आपका माइनस ऑफ जे कैप, माइनस जे कैप। तो जे कैप वाला रो को हटाया, कॉलम को हटाया, तो 1 माइनस 6, यहां बच्चे हो गया 1 माइनस 6 प्लस के कैप। के कैप वाला कॉलम गया, रो गया, तो -7 प्लस 2, -7 और ये +2। यहां पर बचेगा आपका -20 प्लस 1, तो कितना बच जाएगा बच्चों? ये माइनस ऑफ 20 आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप, और यहां पर ये -5 के कैप, राइट? इसका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट -20 का स्क्वायर करोगे 400, 5 का स्क्वायर करोगे 25, यहां भी बच्चों ये 25, तो ये हो गया आपका 450। आप इसको लिख सकते हो 225 × 2,
225 को बाहर निकाल लो तो ये 15√2 इस तरह से इसका आंसर चला। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब तक के डिस्कशन में बच्चों को कोई इशू? क्लियर है सर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर एक और क्वेश्चन है, लिखा गया द एरिया पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose diagonals are whose diagonals are 3i cap plus j cap minus 2k cap and I cap minus 3j cap plus 4k cap each। ऑप्शन ए है बच्चों √3, ऑप्शन बी है 5, सी है 5√3 और डी है 15 स्क्वायर यार्ड्स। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ये भी तो और आसान है। ये तो इस बार आपके सामने क्या बच्चों डायगोनल्स है, तो एरिया क्या होता है इस केस में? इस केस में एरिया जो होता है बच्चों, एरिया इन दिस केस इज हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वेक्टर्स। सो हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वेक्टर्स 3i plus j minus 2k, तो 3i कैप प्लस j कैप ये रहा -2k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा डायगोनल i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। बच्चों इसमें तो कैलकुलेशन ही है ना, अब क्या क्या हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाल लेंगे, आप लोग कर लोगे। इसको करोगे तो बच्चों आंसर आपका 5√3 चला आएगा। ठीक है, ये बच्चे खुद से कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं। तो थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इस बार आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, राइट डाउन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर distance of the perpendicular distance of the point C vector C to the line joining the point A vector A and B vector BH options given here are बच्चों modulus of vector A cross vector B plus vector B cross vector C plus vector C cross vector A upon lambda times mod of vector B minus vector A, then lambda is equal to, आपके पास ऑप्शन ए है 2, बी है बच्चों 1/2, सी है 1 और डी में है नन ऑफ द अबव। क्या इस क्वेश्चन बच्चे ट्राई करेंगे? 20 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नहीं हुआ? और टाइम ले लो बट करके दिखाओ। चलो मैं करता हूं, देखो सर सी, ऑप्शन सी 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 बिल्कुल सही जवाब है। कैसे किया तुम लोगों ने इतना जल्दी इसको? सर बेस इनटू हाइट से एरिया इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड, क्या ऊपर वाला एरिया आ जाएगा तो हाफ 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। या गॉट इट, गुड, एक्सीलेंट। बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि एक लाइन है जो कि दो वेक्टर्स को ज्वाइन करता है। तो एक वेक्टर आपका है ए वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर बी, और यहां पर एक पॉइंट है सी वेक्टर सी। ठीक है,
तो इस पॉइंट से क्या ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। हमको इसी परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है, मान लो CD है। तो एक काम करो, यहां पर ना एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर लो। A से C को मिला दो बच्चों, फिर अगर आप C से B को मिला दो तो क्या आप ऐसे कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होता है बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस को आप ले लो वेक्टर AB और हाइट को, चलो इसको मैंने कहा दिया वेक्टर CD। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, वेक्टर CD। ध्यान रहे ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, तो यहां पर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यूज करो, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ध्यान रहे बच्चों कि आपका क्या है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है बच्चों। बताया था ना कि यदि आपके पास एक ट्रायंगल है, उनके पोजीशंस वेक्टर, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C है, वर्टाइसेज का पोजीशन वेक्टर, न कि साइड का वेक्टर। वर्टाइसेज का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया था, 1/2 मॉडुलस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C, वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A इक्वल टू, ये हो गया था बच्चों आपका 1/2। अब AB, वेक्टर AB निकाल सकते हो, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ये हो गया आपका वेक्टर B माइनस वेक्टर A। और CD तो आपको निकालना ही है, यहां पर क्या लिख लो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर CD। ये 2 से 2 कटा, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर CD इक्वल टू A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C, और ये रहा आपका बच्चों C क्रॉस A। यहां पर रहेगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर B माइनस वेक्टर। ये आपका आंसर है। कंपेयर करोगे तो लेमडा बराबर क्या मिला, 1 मिला। यदि हम कंपेयर कर ले तो लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 1 मिला, ठीक है। तो बच्चों ये तो था इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आगे देखते हैं अदर एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अदर एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे तो बच्चों काफी सारा एप्लीकेशन है, लेकिन कुछ दो इंपॉर्टेंट यहां पर होंगे। एक होता है बच्चों यहां पर, सर डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 9 कब अपलोड होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 9 अपलोड होगा, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है और फिर से उसको क्या बोलते हैं, री अपलोड या ये कह सकते हो रिक्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको रिक्रिएट करना है। नाउ अदर एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों ऐसा है कि जो चीज बताने जा रहा हूं मैं, ऑलरेडी आप लोग उसको फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ठीक है। यदि मान लो किसी बच्चे को मिस हो गया होगा या वीक पड़ गया होगा, तो बच्चा उस चीज को यहां से सीख सकता है। जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब ये बच्चे होता है, आप लोग इसको टॉर्क पढ़ते हो, ठीक है। इसी चीज को आप लोग फिजिक्स में टॉर्क पढ़ते हो, बट मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, या आगे जब आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे तो वहां पर ये टॉर्क वाला वर्ड कम यूज होता है और मोमेंट वाला वर्ड ज्यादा यूज होता है। मोमेंट ऑफ अ फोर्स। अब ये क्या होता है बच्चों, देखो ये होता है कि मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका अपना कुछ पोजीशन होगा। अब इस ऑब्जेक्ट पर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा के इसको आपने डिस्प्लेस करने की कोशिश की या इसको मोशन में लाने की आपने कोशिश की, ठीक है। और यहां पर कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, मान लो ये O है, ये फिक्स पॉइंट, ठीक। तो जब इस पर फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी क्या होगा, मूव करेगा, रोटेट भी करेगा। तो इसका जो रोटेशन होगा, इसका जो रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट, रोटेशन जब भी होता है बच्चों वो किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट ही होता है। रोटेशन ऑलवेज ऑकर्स अबाउट एन एक्सिस और अबाउट ए पॉइंट। तो इस फोर्स के चलते इस बॉडी में रोटेट करने की टेंडेंसी आएगी, और रोटेशन किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट। अब मान लो ये पॉइंट आपका P है, इसको मैंने P मान लिया।
कि P का पोजीशन वेक्टर बच्चों वेक्टर R है, ठीक है, और ये आपने वेक्टर F लगा। तो देखो रोटेशन करने की टेंडेंसी, जो रोटेट करने की टेंडेंसी होती है ना, इसका मेजरमेंट हम लोग टॉर्क या मोमेंट के थ्रू ही करते हैं। ओके, तो एक तरह से आप ये भी कर सकते हो कि टॉर्क क्या है। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू रोटेट एनी बॉडी। टॉर्क is defined as a tendency to rotate any body about a fixed point or a fixed axis। बच्चों इसका सिंपल मतलब क्या है कि वेक्टर, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने फोर्स वेक्टर F लगा दिया, उस ऑब्जेक्ट का एक फिक्स पॉइंट से पोजीशन वेक्टर वेक्टर R है। तो यहां पर लिखा जाता है बच्चों मोमेंट ऑफ द फोर्स F, moment of the force vector F about the point O is defined as vector R cross vector F। That's it। यही एक्सप्रेशन आप लोग टॉर्क में यूज करते हो, बट मैथ्स में इसको हम लोग मोमेंट कहते हैं, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो अब मान लिया कि वेक्टर R और वेक्टर F, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हमने क्या किया, यहां से जो हमारा फिक्स पॉइंट है उसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया लाइन ऑफ फोर्स पर, किस पर ड्रॉप किया है, लाइन ऑफ फोर्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस आपका हो गया OD। अब मैंने पूछा OD का लेंथ क्या होगा, आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर OD अपॉन हाइपोटेनियस OP। यहां से आप ये कह सकते हो कि OD इक्वल टू OP साइन थीटा। देखो हालांकि आगे हम लोग इस मोमेंट का फॉर्मूला ये यूज करने वाले हैं, ध्यान रहे, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर द मोमेंट और टॉर्क। एक बार फिर से डिफरेंस को मैं यहां पर क्लैरिफाई कर दूं। फिजिक्स में आप जिस चीज को टॉर्क कहते हो, मैथमेटिक्स में वही चीज मोमेंट कहलाता है। हालांकि इंजीनियरिंग में चाहे वो मैथमेटिक्स या फिजिक्स, वो मोमेंट ही कहलाता है। आप जब कॉलेज में पढ़ोगे ना तो वहां पर मोमेंट ही लोग करेंगे। मैं भी जब कॉलेज गया था तो हर बात मोमेंट में कंफ्यूज कर रहा है, क्या पता चला कि जो टॉर्क है उसी को मोमेंट बोल रहा है। फिर जब मैंने बुक्स पढ़ा, देखा कि हर जगह मोमेंट ही है, तो मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली में मोमेंट ही ज्यादा प्रचलित है। हम लोग 12th क्लास के लेवल पर उसको टॉर्क बोलते हैं। इसका सिंबल होता है टाउ होता है बच्चों, टाउ। आप जानते ही हो, H.C. वर्मा, D.C. पांडे, कोई भी आप बुक उठा लो, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बच्चों, वो अलग चीज है। दैट दिस इज नॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स है ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन ये होता है क्या, R क्रॉस F होता है। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो तो स्केलर होती है। बच्चों एनीवे सिंपल डिस्कशन है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो, छोड़ो। वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। R क्या है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, और F क्या है, उस पे लगाया गया फोर्स। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो मोमेंट है या टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो कि वेक्टर R और वेक्टर F, मतलब पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एनीवे यहां पर इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। यदि मैं यहां पर मैं क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा RF साइन थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क या फिर मूवमेंट RF साइन थीटा, तो F इंटू R साइन थीटा। तो यहां पर क्या करो बच्चों, अब R साइन थीटा, देखो ये OP क्या है, ये R है, तो R साइन थीटा, R साइन थीटा को आप OD से रिप्लेस करो तो F इंटू OD, इसको D मान लेता हूं मैं, तो F इंटू D। अब यही फॉर्मूला फिजिक्स में काफी यूज होता है। सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम लाइन ऑफ फोर्स। अब फिजिक्स में इस फॉर्मूला को हम काफी यूज करते हैं, मैथ्स में इस फॉर्मूला को ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं क्लैरिफिकेशन करूं,
ओ जो होता है फिक्स पॉइंट होता है, पी जो होगा कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई पॉइंट होगा जिसे फोर्स लगाया गया है। वेक्टर आर पी का ओ से पोजीशन वेक्टर है, थीटा पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। राइट डाउन ए क्वेश्चन। मैथ्स में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो फिजिक्स वाले ज्यादा टफ नहीं आएंगे। यहाँ पर लिखा है बच्चों एक क्वेश्चन, राइट डाउन। फाइंड द टॉर्क, find the torque about 1 comma minus 1 comma minus 1 of the force 3i cap plus 4j cap minus 5k cap acting at 1 comma 0 comma minus 2। अब देखो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई पॉइंट यहां पर है एक्टिंग एट, मतलब यहां पर कोई पॉइंट रखा है 1 कॉमा 0 का माइनस 2, तो यहां पर एक फोर्स लगा दिया गया। फोर्स का वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, यहां पर फोर्स लगाया गया। ठीक है, नाउ टॉर्क अबाउट विच पॉइंट, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है, ये रहा आपका 1 कॉमा माइनस 1 का माइनस। तो क्या करेंगे, ये आपका पॉइंट पी हो गया, ओरिजिन हो गया, और ये आपका फोर्स वेक्टर है, तो ओ को पी से ज्वाइन कर दो, ये आपका वेक्टर आर। तो पहले वेक्टर आर निकालो, कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 1 माइनस 1 करोगे 0, फिर 0 माइनस ऑफ माइनस 1 करोगे बच्चों तो जे कैप, -2 माइनस ऑफ -1 तो माइनस ऑफ के कैप, तो ये आपका आ गया जे कैप माइनस के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पॉइंट। आपको चाहिए मोमेंट वेक्टर टाउ, तो क्या लिखोगे, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। वेक्टर आर आ गया आपके पास जे कैप माइनस के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट फोर्थ वेक्टर क्या है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 5k कैप। अब इसको लिखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो i ये रहा j ये रहा k, i तो 0 होगा पहले वाले में, j 1 है k -1, यहां पर 3 ये रहा 4 और ये रहा -5, ये रहा बच्चों i कैप, i वाला रो गया और कॉलम गया, तो -5 और ये +4 आएगा, तो यहां पर -1 बचेगा, फिर ये माइनस जे कैप, जे वाले कॉलम को हटाओ और रो को हटाओ, तो -5 ये +3 बचेगा, फिर ये के कैप, के वाले कॉलम को हटाया रो को हटाया, तो बच्चों ये -3 बचा, तो आंसर आ गया आपका -i कैप -3j कैप और माइनस ऑफ 3k कैप। इस तरह से आप यहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब तक के डिस्कशन में किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, नहीं सर। तो यहां से आप मोमेंट या टॉर्क निकाल सकते हैं। नाउ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। देखो बच्चों, ये टॉर्क रोटेशन जब होता है तो कई सारी चीजें आती है, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है टॉर्क है, दैट कॉजेज द रोटेशन। और जब रोटेशन होता है तो एक एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होती है। जैसे मान लो कि यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रोटेट कर रहा है, और यहां पर ये पॉइंट जो कि इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है, मान लो ये O है और ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करेगा तो यहां पर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जनरेट होगी। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस इस ऑब्जेक्ट से पास कर रही है और O पे कट करती है। नाउ सपोज करो कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर कोई पॉइंट है P, और इस P का पोजीशन वेक्टर जो है O से वो लिया गया बच्चों यहां पर वेक्टर R।
देखो इस पॉइंट पी को आप कहीं भी ले सकते हो, पॉइंट पी को आप यहाँ पर कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, पॉइंट पी का ओ से पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, और सपोज करो कि इसकी स्पीड यहां पर या वेलोसिटी का लो वेक्टर भी है, तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं बच्चों वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। वेक्टर v इक्वल टू यहां पर डिफाइन करते हैं वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ये हो सकता है आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा, बट चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं क्योंकि मैथ्स में आप लोग क्वेश्चन मिलेगा, मैथ्स में आप लोग क्वेश्चन मिलेगा। एक बार मैं फिर से इन तमाम बातों को समझा दे रहा हूं। देखो यहां पर क्या एक ऑब्जेक्ट है जो स्पिन कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पर कोई पॉइंट पी ले लिया गया, हो सकता है रिजिड बॉडी हो, ये ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, 2D शेप का हो सकता है, कोई रिजिड बॉडी हो सकता है। यहां पर एक पॉइंट पी लिया गया, उस पॉइंट पी का ओ से जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वो पॉइंट जिसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है, तो ओ से पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, और इस पॉइंट पी का वेलोसिटी वेक्टर जो वेक्टर भी, आपको पता है ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होता है, राइट। दिस इज द टेंजेंशियल, ये आपका टेंजेंशियल है, और यहां पर वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी हो गया। सो वी डिफाइन a relation between angular velocity omega. Here omega stands for angular velocity. Angular velocity. Vector v is the linear tangential velocity. Vector r is the position vector of point p. तो इन तीनों में ये रिलेशन यहां पर होता है, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। इस फॉर्मूला को ऑलरेडी बच्चे फिजिक्स वगैरह में पढ़ते आए, ठीक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन करके इस टॉपिक को हम यहाँ पर एंड करेंगे, राइट। राइट डाउन ए क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन मिलेगा वो देखना है। देखो क्वेश्चंस के नेचर भी अलग अलग होते हैं, फिजिक्स में इसी फॉर्मूला को लेकर डिफरेंट तरह क्वेश्चन बनते हैं और मैथ्स में डिफरेंट तरह के। बट मैथ्स वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, उसको उतना ज्यादा मैकेनिक्स नहीं लगाना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो रिजिड बॉडी, यहां पर लिखा है कि a rigid body is spinning about a fixed point, about a fixed point 3, -2, -1 with an angular velocity, with an angular velocity of 4 radian per second. The axis of rotation being in the direction of the axis of rotation being in the direction of 1, 2, -2. The velocity of the particle, the velocity of the particle at 4, 1, 1 each. यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन हम लोग आंसर लाके ही यहां पर उसका काम तमाम कर देंगे। देखो बच्चों ये आपके पास क्या है, एक रिजिड बॉडी है। अब ये ओमेगा का भी डायरेक्शन होता है बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ओमेगा है ना, तो इसका डायरेक्शन जो होता है बच्चों वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, ठीक है। ओ क्या है, ये फिक्स पॉइंट है, ओ क्या ये फिक्स पॉइंट है, एंड दिस लाइन इज द एक्सिस। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A rigid body is spinning about a fixed point. तो ये आपके पास क्या हो गया है, रिजिड बॉडी, ये फिक्स पॉइंट के अबाउट स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 4 रेडियन पर सेकेंड, तो स्पिन करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा ही आएगा।
द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। देखो यहां पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस एक्सिस पे रोटेशन पे एक और पॉइंट लिया गया है 1, 2, -2। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 411। अब इस रिजिड बॉडी पे कोई पॉइंट होगा यहां पर 4,1,1, तो इसका वेलोसिटी आपसे पूछा गया है। तो मान लो वेक्टर आ रही है, देखो यदि आप इसका आंसर करोगे तो क्या लिखोगे, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। सबको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर आर को निकालना आसान है। वेक्टर आर क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो कैसे लिखोगे 4 - 3 आई कैप, फिर ये 1 - -2 ये रहा आपका जे कैप, और ये 1 - -1 के कैप। So here you got I cap plus 3j cap plus 2k cap, ये तो आपका R मिल गया। ओमेगा निकालना, ओमेगा निकालने बच्चों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन देखो ओमेगा का भी डायरेक्शन होगा, और ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है बच्चों को along द एक्सिस होता है। अब ये देखो कि एक्सिस कैसे ओरिएंटेड है, तो ये एक्सिस जो है इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट क्या है 3 - 2 -1, दूसरा पॉइंट क्या है 1, 2 -2, और एक्सिस के डायरेक्शन को इस पॉइंट की तरफ लिया गया है, मतलब एक्सिस को ऐसे ओरिएंट किया गया, मींस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाना है। डायरेक्शन ऑफ एक्सिस समझिए, लिखा है ना यहाँ पर कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब इस फिक्स पॉइंट से आपको इस गिवन पॉइंट के डायरेक्शन में जाना है। तो हम ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एक काम करो, आपको पता है कि ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वो इस एक्सिस के डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे अलोंग द एक्सिस, राइट। यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस, इसको एन कैप मान लिया, तो कैसे लिखूंगा, तो पहले वेक्टर लिख लेता हूं मैं। देखो वेक्टर, वेट, पहले आप क्या करो, यहाँ पर वेक्टर एन निकालो, तो वेक्टर एन क्या होगा, ए वेक्टर अलोंग दिस एक्सिस। सो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 - 3 करोगे तो -2i के, फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस ऑफ -2 करोगे तो +4j के, फिर ये -2 माइनस ऑफ -1, तो यहां पर करोगे आप तो ये माइनस ऑफ के है। व्हाट इज दिस, ये कौन सा वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर अलोंग द एक्सिस, लेकिन हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो मैं क्या निकालूंगा एन कैप, तो एन कैप क्या होगा बच्चों, तो -2i कैप +4j कैप, और यहां पर ये हो गया आपका -k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड तो 16 + 2 स्क्वायर 4, और ये आपका +1 हो गया। सो नाउ यू कैन राइट हियर -2i कैप +4j कैप -k कैप अपॉन √20, ये आपका एन कैप हो गया। तो ओमेगा वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, तो ओमेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका एन कैप लिख देंगे। एन कैप डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड, तो यहां पर ये हो गया आपका 4, और ये -2i कैप +4j कैप -k कैप अपॉन √21, ये आपका हो गया ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर निकालने के स्टेप्स को मैं एक बार फिर से बच्चों रिपीट कर रहा हूं। देखो ये आपके पास दिया रहेगा, एक्सिस के अलोंग कोई ना कोई आपका 2 पॉइंट दिया रहेगा, तो पहले आप क्या करना कि उन दोनों पॉइंट को लेकर एक वेक्टर निकालना जो एक्सिस के अलोंग, फिर आप उसी एक्सिस पे एक यूनिट वेक्टर निकालना। ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है बच्चों अलोंग द एक्सिस लिया जाता है। सो नाउ ओमेगा विल बी व्हाट, मॉडुलस ऑफ ओमेगा इनटू एन का, तो ये हो गया आपका √21। तो वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आर,
4√21, ये -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप क्रॉस वेक्टर r, तो वेक्टर r आपने क्या निकाला है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, सो i कैप प्लस 3j कैप प्लस ये हो गया बच्चों आपका 2k कैप। अब यहां पर क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, जो कि आप लोग आराम से ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लोगे ऐसे 4√21, ऐसे लिखेंगे i j k, i कैप j कैप k कैप -2 4 -1 1 3 2, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये आपको काफी सिंपल तरीके से मिल जाएगा। जस्ट वेट, ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं इस चीज को, कहीं पर कुछ गलत आ रहा है क्या आंसर, i कैप 3j कैप 2k कैप, ये तो ठीक है, i कैप 2j कैप, वन टू -2 राइट, 3 -2 -1 सब ठीक है। तो वेक्टर r बराबर क्या आया, ये तो ठीक था। ओके जस्ट वेट अ सेकंड एवरीबॉडी, ये सही किया मैंने ना, 3 -1 किया, 1 -3 किया तो -2 आया हमारा, ठीक है, ये गलत बनाया होगा, ठीक है, इसका आंसर गलत है। 16 + 4 राइट, 16 + 4 20, वाह 16 + 4 20 है, 20 + 1 25 होगा। हाँ कैसा एडिशन कर रहे हो, ठीक से करो एक बार, सही है ये। सो 4/√21, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, 11i कैप -3j कैप -10k कैप 11i कैप -3j कैप प्लस -10 -10k कैप। तो इस तरह से आपका ये वेलोसिटी वेक्टर भी निकल के आएगा। तो मैथ्स में यदि क्वेश्चंस आता है तो ऐसा ही आएगा, इससे अधिक टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन है कि हाँ ऐसा होता है, अदरवाइज डिटेल्स में तो आपको न्यूमेरिकल्स मैकेनिक्स का उधर ही सॉल्व करना है फिजिक्स में। बच्चों ये था आज का क्लास, इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बच्चों खत्म हो गया।